दे रहे हैं उस भाषण में राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है और इस पर राहुल गांधी माफी मांगे। दो पैरेलल चीजें चल रही हैं, एक तरफ विपक्ष और कांग्रेस जेपीसी की मांग अडानी को लेकर के, दूसरी तरफ राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लग रहे हैं। कांग्रेस के सवाल और बीजेपी की चुप्पी। राजनीति के अखाड़े में रोज यही दांवपेच देखने को मिल रहे हैं, जिसमें फिलहाल बीजेपी पस्त होती हुई दिख रही है, क्योंकि उससे जवाब देते हुए नहीं बन रहा है। आखिर करें तो क्या करें। अडानी मामले पर आज जयराम रमेश ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम जेपीसी की मांग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अडानी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति बनी हुई है, तो फिर कांग्रेस का या विपक्ष का जो जेपीसी का मांग है वो मांग यानी कि कांग्रेस या विपक्ष जेपीसी पर क्यों अड़े हुए हैं। ये बाइट भी सुनाएंगे आपको, लेकिन उसके अलावा एक बात यहां और जयराम रमेश कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि एक कोशिश ये भी है कि सत्ता पक्ष की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि हम जेपीसी की मांग छोड़ दें और वो राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग जो है वो छोड़ देंगे। देखिए यहां सौदा हो रहा है। सौदा ये कि आप जेपीसी की मांग छोड़ दो, हम राहुल गांधी से माफी की मांग छोड़ देंगे। आइए सुन लेते हैं जयराम रमेश क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पे, सुनिए जरा। ये जो प्रयास किया जा रहा है पिछले 3-4 दिनों से कि एक फॉर्मूला ढूंढा जाए, एक बीच का रास्ता ढूंढा जाए, एक मिडिल पाथ ढूंढा जाए कि विपक्ष जेपीसी की मांग वापस ले ले तो बीजेपी राहुल गांधी जी की माफी की मांग वापस ले लेंगे। ये हमारे लिए बिल्कुल हम मंजूर नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। एक हकीकत है, जो सवाल हम पूछ रहे हैं मौलिक सवाल है, बुनियादी सवाल है, ये हकीकत है, ये हुआ है। जो माफी मांगने की बात बीजेपी कर रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियादी है, झूठे आरोप हैं। तो इन दोनों के बीच में ये कहना कि आप ये वापस लीजिए तो हम माफी मांगने की बात वापस लेंगे, हम सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। राहुल गांधी जी ने स्पीकर को लिखा है, लोकसभा के रूल 357 के तहत उन्होंने मांग की है कि उनको एक मौका दिया जाए बोलने का, उनका लोकतांत्रिक हक बनता है। स्पीकर उस पर क्या निर्णय लेंगे वक्त ही बता पाएगा। पर यह कहना कि एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम पहचानते नहीं हैं, हम स्वीकारते नहीं हैं। तो साफ साफ कह रहे हैं जयराम रमेश और बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि सरकार चाह रही है कि वो विपक्ष जो है खासकर कांग्रेस पार्टी जेपीसी की मांग छोड़ दे अडानी के मसले पर, और हम राहुल गांधी माफी मांगो के नारे जो हैं वो बंद कर देंगे, यानी राहुल गांधी से माफी मांगने की बात नहीं करेंगे। क्या ये सौदा होगा दोनों के बीच में, ये भी बड़ा सवाल है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इससे पहले जयराम रमेश ये कह रहे थे कि जेपीसी की मांग पर कहा जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच समिति बना दी है तो आप लोग जेपीसी की मांग क्यों कर रहे हैं। देखिए एक अलग, और ये बात न सिर्फ कांग्रेस के विरोधी, बल्कि अगर आप देखेंगे शाम को प्राइम टाइम और अलग अलग जो प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्राम्स में भी जो एंकरानियां सब जो हैं वो यही पूछते हैं कि अरे वहाँ तो बन गया है, वहाँ जेपीसी की मांग आप क्यों कर रहे हैं, वहाँ कमेटी बनी हुई है, जांच कर रही है, 2 महीने में रिपोर्ट दे देगी। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं पहली बार, हालांकि ये बात पहले रखनी चाहिए थी कांग्रेस को, लेकिन आज कांग्रेस रख रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या कुछ कह रहे हैं, जेपीसी की मांग क्यों जायज है, यहाँ पर ये जानना जरूरी है। सुनते हैं जयराम रमेश क्या कुछ कह रहे हैं इस पर। मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति बिठाई है, विशेषज्ञों की समिति, जाने माने विशेषज्ञ हैं, ये समिति अडानी केंद्रित समिति है। ये अडानी से सवाल पूछेंगे।
हम जो सवाल कर रहे हैं अडानी से नहीं कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी से कर रहे हैं, सरकार से कर रहे हैं। यह सवाल सुप्रीम कोर्ट की समिति द्वारा नहीं किया जा सकता। वो सोचेंगे भी नहीं, उनको हिम्मत भी नहीं होगी इन सवालों पर विचार करने के लिए। यह सिर्फ जेपीसी में ही उठाया जा सकता है। जेपीसी में बीजेपी के अध्यक्ष होंगे, बहुमत बीजेपी की होगी, पर उसके बावजूद विपक्ष को एक मौका मिलेगा इन सवालों को उठाने के लिए। जवाब आएगी सरकार की ओर से और यह सब रिकॉर्ड में जाएगा। 1992 में हर्षद मेहता घोटाले के समय जेपीसी की मांग उठी थी विपक्ष की ओर से। सरकार ने पहले खिचखिचाई, उसका समर्थन नहीं किया, पर 2-3 महीने बाद आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मंजूरी दे दी और हर्षद मेहता घोटाले में 1992 में एक जेपीसी का गठन हुआ। रिपोर्ट आई, उस पर कार्रवाई हुई, सेबी को और अधिकार दिए गए, कैपिटल मार्केट को और मजबूत किया गया। 2001 में एक और घोटाला हुआ, केतन पारेख घोटाला। कांग्रेस विपक्ष में थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तब प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह सब मिलकर जेपीसी की मांग की। वाजपेयी जी ने नहीं माना, पर बातचीत के बाद जेपीसी का गठन हुआ। तो जेपीसी का गठन हुआ 1992 में, जब कांग्रेस की सरकार थी। जेपीसी का गठन हुआ 2001 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और दोनों स्टॉक मार्केट घोटाले थे। तो कब कब जेपीसी का गठन हुआ, और उसमें 1992 और 2001 की बात कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की बात कर रहे हैं, और अभी फिर से जेपीसी का गठन क्यों हो ये बात कह रहे थे। यहाँ जयराम रमेश, अदालत की बात भी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी अब एक ऐसा कदम उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें बीजेपी के लिए फिर से मुश्किल खड़ी हो सकती है। दरअसल बिल्किस बानो मामला तो आपको याद ही होगा दोस्तों, जिसमें पिछले साल दोषियों को न केवल जेल से रिहा किया गया बल्कि फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया गया, मिठाई बांटे गए, मिठाई खिलाए गए। बिल्किस बानो ने इस पर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी, जिस पर अब सीजेआई ने कहा है कि मेरे सामने एक बेंच गठित की जाएगी और इसे जल्द से जल्द सूचीबद्ध किया जाएगा। यानी अब इस मामले में एक बार फिर से इंसाफ की किरण दिखाई दे रही है, और इसके साथ ही गुजरात की बीजेपी सरकार के लिए ये एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। बीते समय में कई ऐसे मौके आए जिनमें अदालत पर सरकार हावी होने की कोशिश करती हुई दिखाई दी। हाल ही में एक न्यूज चैनल के एक कार्यक्रम में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था, क्या कुछ कहा था, जरा हम दिखा देते हैं आपको टेक्स्ट। लेकिन वहां सिर्फ इस बात पर चर्चा हुई कि न्यायपालिका को सरकार किस तरह प्रभावित कर रही है। कुछ जज हैं जो एक्टिविस्ट बन गए हैं और एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा हैं। देखिए, शब्दों पर गौर फरमाइए, एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा हैं। वे न्यायपालिका को सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों की तरह बनाना चाहते हैं। ये किरण रिजिजू साहब हैं, हमारे देश के कानून मंत्री हैं, कानून के रखवाला हैं, और कानून के बड़े रखवाले जो सुप्रीम कोर्ट है वो उनके बारे में, वहाँ के जजों के बारे में, दूसरे जजों के बारे में भी बात कह रहे हैं, रख रहे हैं अपनी बात। किरण रिजिजू ने ये भी कहा था कि एक पूरा तंत्र, जी हां, एक पूरा तंत्र ऐसा बन गया है जो मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ काम कर रहा है। हम ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग को देश की अखंडता और संप्रभुता से छेड़छाड़ नहीं करने देंगे, ये कह रहे हैं।
देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में जब पूछा गया संसद में कि क्या ये कौन सा गैंग है बताइए, तो कहा गया कि ऐसा ना कोई गैंग है, ना ही ये शब्दावली हमारे पास है। तो उसके बाद भी एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से, और हमारे देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग जो उस ओहदे पर बैठे हुए हैं जहां से इस लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की गुहार लगाई जाती है, जिनसे वो लोग जो हैं ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह का बयान बताता है कि मोदी जी या उनके मंत्रियों को किसी को भी सरकार की जरा सी भी आलोचना बर्दाश्त नहीं है, बल्कि सरकार का विरोध करने वाले को देश का विरोधी बता दिया जाता है। लेकिन बीजेपी के इस रवैये के बावजूद उसकी गलतियों पर बात हो रही है, सरकार की कमियां गिनाई जा रही हैं, यानी भारत में लोकतंत्र को बचाने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन क्या इससे बीजेपी के लिए नई परेशानियां खड़ी हो रही हैं? आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं। 2012 का ट्वीट है, जहां से शुरुआत हमने की। शुरुआत में आपने पोस्टर देखा जिसमें लिखा था मोदी भगाओ देश बचाओ। लेकिन 2012 में इसी बीजेपी ने, जिसकी सरकार आज है, उसने क्या ट्वीट किया था? जरा ट्वीट को ले आइए स्क्रीन पर। क्या कुछ ट्वीट किया था, उस ट्वीट को जरा देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और इसलिए भी जरूरी है ये ट्वीट देखना, क्योंकि जब आपके घर, यानी आपका घर कहें तो शीशे का हो, तो दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं मारते हैं। कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। बीजेपी, ये 1 अगस्त 2012 2:36 दिन में ये कांग्रेस बीजेपी की तरफ से, बीजेपी फॉर इंडिया, आज भी ये अकाउंट है, और यहाँ से कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। तो मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा कहाँ तक जो है वो गुनाह के काबिल है, ये समझना यहाँ मुश्किल हो जाएगा अगर इस ट्वीट को आप ध्यान से देखेंगे। मोदी हटाओ देश बचाओ, उधर कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, क्या गुनाह है? या इंदिरा हटाओ देश बचाओ कहा अगर गया तो क्या गुनाह, किसी ने कोई गुनाह किया? लेकिन इसी नाम पर आप कई लोगों को गिरफ्तार करते हैं। किस दिशा में हम जा रहे हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। क्या बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है? क्या नई मुसीबत में फंस गई है मोदी सरकार? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सब से आपका परिचय। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ